नमस्कार। आज हमारे सामने है क्लिनिकल रिसर्च पीएचडी परीक्षा की तैयारी में मदद करने वाली एक गाइड। इसमें 120 मल्टीपल चॉइस सवाल हैं। हाँ, काफी सारे सवाल हैं इसमें। बिल्कुल। और ये रिसर्च मेथोडोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स से लेकर क्लिनिकल रिसर्च के कई पहलुओं जैसे ICH GCP, ICMR गाइडलाइंस, ड्रग डेवलपमेंट, रेगुलेटरी अफेयर्स और डेटा मैनेजमेंट तक फैले हुए हैं। तो आज हमारा मिशन है इस गाइड के समंदर में गोता लगाना और परीक्षा के लिहाज से सबसे जरूरी मोतियों को निकालना। चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सारे विषय आपस में कैसे जुड़े हैं। ऐसा नहीं कि एक पढ़ लिया तो हो गया। सही कहा। क्लिनिकल रिसर्च सिर्फ लैब का काम नहीं है। इसमें प्लानिंग है, आंकड़ों का विश्लेषण है, नैतिक जिम्मेदारियां हैं, नियम है, सब कुछ। हाँ। तो हम कोशिश करेंगे कि इनकी मुख्य बातें और उनके आपसी कनेक्शन को समझें। ये न सिर्फ परीक्षा के लिए बल्कि आगे एक अच्छा रिसर्चर बनने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। आखिर ये रिसर्च है क्या? गाइड के मुताबिक ये सच या तथ्यों का पता लगाने के लिए एक व्यवस्थित यानी सिस्टमैटिक खोजबीन है। हाँ, एक सिस्टमैटिक तरीका। बिल्कुल। सुनने में सीधा लगता है, पर इस प्रक्रिया का पहला कदम क्या होता है? मतलब कहाँ से शुरू करें? पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है रिसर्च की समस्या को पहचानना। आप खोजना क्या चाहते हैं, ये बिल्कुल साफ होना चाहिए। अच्छा। और हाँ, दिलचस्प बात यह है कि हर रिसर्च का मकसद कोई बड़ा एकेडमिक ज्ञान बढ़ाना ही नहीं होता। कभी कभी किसी फौरी तात्कालिक समस्या को सुलझाने के लिए भी रिसर्च होती है। जैसे मान लीजिए किसी अस्पताल में इन्फेक्शन रेट बढ़ गया, तो उसे कैसे कम करें, इस पर रिसर्च करना। इसको एक्शन रिसर्च कहते हैं। एक्शन रिसर्च, समझ गए। अच्छा, समस्या पहचान ली। अब अक्सर हम सुनते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में। ये नल हाइपोथेसिस क्या भला है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च का एक बहुत अहम हिस्सा है। नल हाइपोथेसिस वो मूल रूप से एक शुरुआती अनुमान है कि कोई असर नहीं है या कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है। हाँ, जैसे ये मानकर चलना कि नई दवा पुरानी दवा से बेहतर नहीं है। फिर हम सबूत इकट्ठा करके ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हम इस कोई अंतर नहीं वाली बात को गलत साबित कर सकते हैं। अच्छा। यहीं पर गलती की गुंजाइश भी होती है, जैसे टाइप 1 एरर। ये तब होता है जब हम नल हाइपोथेसिस को गलत साबित कर देते हैं, जबकि वो असल में सही थी। मतलब हमने कह दिया हाँ अंतर है, जबकि असल में कोई अंतर नहीं था। इसे फॉल्स पॉजिटिव भी कह सकते हैं। फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है, समझ गई। और रिसर्च के लिए लोगों को चुनते कैसे हैं? इसमें भी कोई तरीका होता है, जैसे ये रैंडम सैम्पलिंग? बिल्कुल, सैम्पलिंग बहुत महत्वपूर्ण है। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है कि जिस पूरी आबादी पर हम रिसर्च करना चाहते हैं उसके हर सदस्य के चुने जाने का बराबर मौका हो। इससे पक्षपात बायस कम होता है। इसके उलट है सुविधा सैम्पलिंग। इसमें जो लोग आसानी से मिल गए उन्हीं को शामिल कर लिया। अच्छा, जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स पर ही कर ली। हाँ बिल्कुल, ये आसान तो है, पर इससे मिले नतीजे शायद पूरी आबादी पर लागू ना हो। ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी तरीका है। ठीक है। सैम्पलिंग के बाद आता है स्टडी का डिजाइन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या फर्क है? देखिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर खुद कुछ बदलता है, जिसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और फिर देखता है कि उसका क्या असर होता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। जैसे कोई नई दवा देना? हाँ बिल्कुल, एक ग्रुप को नई दवा दी, दूसरे को पुरानी, फिर देखा कौन ज्यादा असरदार रही। ये कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट, समझने के लिए बेस्ट है। और क्रॉस सेक्शनल? क्रॉस सेक्शनल स्टडी एक खास समय पर चीजों का जायजा लेती है, जैसे आज इस शहर में कितने लोगों को अस्थमा है। एक स्नैपशॉट जैसा है। एक टाइम पर। हाँ, इसमें हम समय के साथ होने वाले बदलाव नहीं देख सकते। उसके लिए कोहोर्ट स्टडी होती है, जहां लोगों के एक ग्रुप का लंबे समय तक पीछा करते हैं, फॉलो अप करते हैं। और ये इंटरनल वैलिडिटी क्या चीज है? इंटरनल वैलिडिटी का मतलब है कि हम कितने यकीन से कह सकते हैं कि स्टडी में जो नतीजे दिखे वो वाकई हमारे किए गए बदलाव, जैसे नई दवा, की वजह से हैं, ना कि किसी और बाहरी कारण से। अच्छा, कि दवा का ही असर है। हाँ, इसे मजबूत रखना अच्छे रिसर्च डिजाइन का लक्ष्य होता है। यहीं पर वो जो आपने कहा कन्फाउंडिंग वेरिएबल का खतरा आता है। ये वो छुपा हुआ फैक्टर है जो हमारे बदलाव और नतीजे दोनों पर असर डाल सकता है और हमें गलतफहमी हो सकती है। ये ध्यान रखना होगा।
अच्छा, रिसर्च की दुनिया में कुछ और शब्द भी अक्सर सुनाई देते हैं, जैसे सिस्टमैटिक रिव्यू और ये IMRAD फॉर्मेट। हाँ, सिस्टमैटिक रिव्यू क्या है कि किसी खास सवाल का जवाब देने के लिए जितनी भी मौजूदा रिसर्च है उसको एक तयशुदा प्लान के तहत ढूंढकर, परखकर और फिर मिलाकर उसका एक सार निकाला जाता है। मतलब सारी स्टडीज को मिला के देखना। बिल्कुल, ये किसी एक अकेली स्टडी से ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। और IMRAD तो रिसर्च पेपर लिखने का एक स्टैंडर्ड ढांचा है: इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। IMRAD। हाँ, इससे पढ़ने वाले को समझने में आसानी होती है कि भाई रिसर्च कैसे की गई और क्या निकला। रिसर्च में नैतिकता का भी बड़ा सवाल है। प्लैगियरिज्म क्या होता है और ये H इंडेक्स क्या मापता है? प्लैगरिज्म मतलब सीधी भाषा में कहें तो चोरी, किसी और के काम या आइडिया को बिना उसे क्रेडिट दिए अपना बताकर इस्तेमाल करना। ये तो गलत है। हाँ बिल्कुल, ये अकादमिक बेईमानी है और बहुत गंभीर मानी जाती है। और H इंडेक्स एक तरीका है जिससे किसी रिसर्चर के काम की गुणवत्ता और मात्रा दोनों का अंदाजा लगाया जाता है। मतलब कितने पेपर छापे और उनको कितने लोगों ने अपने काम में इस्तेमाल किया, साइट किया। अच्छा, ये रिसर्चर की पहचान जैसा हुआ? हाँ, एक तरह से। एक और दिलचस्प चीज है हॉथॉर्न इफेक्ट। हॉथॉर्न इफेक्ट? हाँ, ये तब होता है जब लोगों को पता चलता है कि उन पर स्टडी हो रही है तो उनका बर्ताव अपने आप बदल सकता है, सिर्फ इसलिए कि उन पर नजर रखी जा रही है। अरे, तो नतीजों पर असर पड़ सकता है। बिल्कुल। और नैतिकता की बात करें तो सबसे अहम सिद्धांतों में से एक है ऑटोनॉमी, यानी रिसर्च में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति का खुद फैसला करने का अधिकार, उसकी मर्जी। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। चलिए अब गियर बदलते हैं और बायोस्टैटिस्टिक्स पर आते हैं। रिसर्च में आंकड़ों का क्या रोल है? ये स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बताता है? देखिए, आंकड़ों के बिना तो रिसर्च अधूरी है। स्टैंडर्ड डिविएशन हमें बताता है कि डेटा पॉइंट्स अपने औसत यानी मीन से कितना फैले हुए हैं। कम है तो मतलब ज्यादातर डेटा औसत के पास है। अच्छा, फैलाव बताता है। हाँ, डिस्पर्शन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक खास तरह का डेटा फैलाव है जो घंटी जैसा दिखता है, बेल शेप्ड कर्व। कई सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट इसी पर आधारित होते हैं। और ये अलग-अलग टेस्ट किस लिए होते हैं? जैसे टी टेस्ट, काई-स्क्वायर, अनोवा, इतने सारे नाम? हाँ नाम तो हैं, पर ये सब अलग अलग तरह के सवालों के जवाब देने के लिए बने हैं। जैसे अगर हमें दो ग्रुप्स के औसत मतलब मीन्स की तुलना करनी है, क्या ग्रुप ए का ब्लड प्रेशर ग्रुप बी से अलग है, तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट काम आता है। 2 ग्रुप्स के लिए टी टेस्ट। हाँ, और अगर हमें अनुपात या कैटेगरी वाले डेटा की तुलना करनी है, क्या पुरुषों और महिलाओं में स्मोकिंग की दर अलग है, तो काई-स्क्वायर टेस्ट इस्तेमाल होता है। कैटेगरी के लिए काई-स्क्वायर। सही। और अगर 2 से ज्यादा ग्रुप्स के औसत की तुलना करनी हो, क्या दवा की 3 अलग-अलग डोज का असर अलग-अलग है, तो अनोवा यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का प्रयोग होता है। 2 से ज्यादा के लिए अनोवा। ठीक है, ये सब तो ठीक है, पर नतीजों का मतलब कैसे निकालें? ये पी वैल्यू और कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या बताते हैं? पी वैल्यू एक संभावना बताता है। संभावना इस बात की कि जो नतीजे हमें दिख रहे हैं वो महज संयोग से आए हैं या नहीं, अगर नल हाइपोथेसिस सच होती। अच्छा। आमतौर पर अगर पी वैल्यू 0.05 से कम हो तो हम कहते हैं कि नतीजा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, मतलब संयोग से होने की संभावना कम है। 0.05 से कम। हाँ, और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें एक रेंज देता है जिसके अंदर हम 95% भरोसे के साथ कह सकते हैं कि पूरी आबादी का असली पैरामीटर जैसे औसत अंतर मौजूद है। ये सिर्फ हाँ या ना से ज्यादा जानकारी देता है। ये रेंज ज्यादा बेहतर बताती है। बिल्कुल। डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में भी सवाल होते हैं, जैसे सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी। इनका क्या मतलब है? मान लीजिए कोई टेस्ट है बीमारी का पता लगाने के लिए। सेंसिटिविटी बताती है कि टेस्ट बीमार लोगों में से कितनों को सही बीमार पकड़ पाता है, ट्रू पॉजिटिव रेट। बीमार को बीमार बताना। हाँ, और स्पेसिफिसिटी बताती है कि टेस्ट स्वस्थ लोगों में से कितनों को सही स्वस्थ बताता है, ट्रू नेगेटिव रेट। स्वस्थ को स्वस्थ बताना। बिल्कुल। एक अच्छे टेस्ट में दोनों का ज्यादा होना जरूरी है। कुछ और टर्म्स है जैसे ऑड्स रेशियो, रिलेटिव रिस्क, NNT। क्या इन्हें सरल शब्दों में समझा सकते हैं? हाँ, कोशिश करता हूं। ऑड्स रेशियो और रिलेटिव रिस्क दोनों ही किसी रिस्क फैक्टर जैसे स्मोकिंग और बीमारी जैसे फेफड़ों का कैंसर के बीच के संबंध की ताकत बताते हैं। इन्हें अक्सर केस कंट्रोल और कोहॉर्ट स्टडीज में इस्तेमाल करते हैं। रिश्ते की ताकत? हाँ, और नंबर नीडेड टू ट्रीट यानी NNT, ये एक बहुत प्रैक्टिकल चीज बताता है कि किसी एक बुरे नतीजे को रोकने के लिए
कितने लोगों को दवा या इलाज देने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा। अगर NNT कम है मतलब दवा ज्यादा असरदार है, कम लोगों को ट्रीट करने पर ही फायदा दिख रहा है। ये तो काफी काम का है। हाँ, और सर्वाइवल एनालिसिस के लिए कपलान मेयर विधि इस्तेमाल होती है, ये देखने के लिए कि समय के साथ कितने लोग किसी घटना जैसे मृत्यु से बचे रहते हैं। और हाँ, जब डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करता तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जैसे मान-विटनी यू टेस्ट इस्तेमाल होते हैं। तो ये थी रिसर्च मेथोडोलॉजी और बायोस्टैटिस्टिक्स की बातें। अब आते हैं असली क्लिनिकल रिसर्च पर, जहां ये सिद्धांत लागू होते हैं। ICH-GCP का नाम बहुत सुनने में आता है, ये क्या है? ICH-GCP का पूरा मतलब है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। ये क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड है। हाँ, इसका मुख्य मकसद है ट्रायल में हिस्सा लेने वालों के अधिकार, उनकी सुरक्षा और सेहत का ध्यान रखना, और ये पक्का करना कि ट्रायल से मिला डेटा भरोसेमंद हो, क्रेडिबल हो। लोगों की सुरक्षा पहले। बिल्कुल। और इसके तहत जो डॉक्टर या रिसर्चर यानी इन्वेस्टिगेटर ट्रायल कर रहा है, उसका पढ़ा लिखा, प्रशिक्षित और अनुभवी होना जरूरी है, क्वालिफाइड होना चाहिए। GCP में और क्या खास बातें हैं? ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मॉनिटरिंग, इनका क्या मतलब है? ये सब GCP के बहुत अहम हिस्से हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स वो ओरिजिनल रिकॉर्ड होते हैं, जैसे मरीज की फाइल, लैब रिपोर्ट, जिनसे ट्रायल का डेटा आता है और जिसे बाद में वेरीफाई किया जा सकता है। ओरिजिनल रिकॉर्ड। हाँ, इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी सूचित सहमति, ये तो सबसे जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को ट्रायल में शामिल करने से पहले उसे ट्रायल के बारे में पूरी जानकारी देकर उसकी लिखित सहमति लेना अनिवार्य है, बिना दबाव के। हाँ, ये तो सुना है। और मॉनिटरिंग वो प्रक्रिया है जिससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि ट्रायल प्रोटोकॉल और GCP के नियमों के अनुसार ही चल रहा है। प्रायोजक यानी स्पॉन्सर जो ट्रायल करवा रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि ट्रायल की क्वालिटी बनी रहे। अगर ट्रायल के दौरान कुछ गड़बड़ हो जाए, जैसे कोई सीरियस साइड इफेक्ट। हाँ, ऐसी घटनाओं के लिए भी नियम है। अगर कोई गंभीर प्रतिकूल घटना मतलब सीरियस एडवर्स इवेंट या SAE होती है, जैसे मौत, जान का खतरा, अस्पताल में भर्ती होना, तो इसकी खबर स्पॉन्सर को फौरन, आमतौर पर 24 घंटे के अंदर देनी होती है। 24 घंटे में? हाँ, इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर IB एक दस्तावेज होता है जिसमें दवा के बारे में अब तक की सारी जानकारी, नॉन क्लिनिकल और क्लिनिकल, होती है। अच्छा, दवा की पूरी कहानी। एक तरह से अगर ट्रायल के तयशुदा तरीके से कुछ अलग किया जाता है, जिसे प्रोटोकॉल डेविएशन कहते हैं, तो उसे भी रिकॉर्ड करना होता है, और सारा डेटा केस रिपोर्ट फॉर्म में सही और समय पर भरा जाना चाहिए। मतलब हर चीज का रिकॉर्ड। बिल्कुल, ये सब अच्छी रिसर्च प्रैक्टिस का हिस्सा है। और हाँ, GCP का नया वर्जन E6R2 2016 में आया था, जिसमें रिस्क बेस्ड अप्रोच पर जोर है। ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय बात। भारत में क्लिनिकल रिसर्च के लिए क्या नियम है? ICMR का क्या रोल है? भारत में ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बायोमेडिकल रिसर्च के लिए सबसे बड़ी संस्था है। इसने इंसानों पर होने वाली रिसर्च के लिए नैतिक गाइडलाइंस बनाई हैं, जिन्हें आखिरी बार 2017 में अपडेट किया गया था। 2017 में? हाँ, ये गाइडलाइंस कुछ बुनियादी नैतिक सिद्धांतों पर जोर देती हैं, जैसे बेनिफिसेंस यानी रिसर्च का फायदा ज्यादा से ज्यादा हो और नुकसान कम से कम। फायदा ज्यादा, नुकसान कम। बिल्कुल। जस्टिस यानी रिसर्च के फायदे और बोझ समाज में बराबरी से बंटे। और ऑटोनॉमी यानी व्यक्ति की मर्जी का सम्मान। ये सिद्धांत तो बहुत महत्वपूर्ण है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट और कमजोर आबादी के बारे में ICMR क्या कहता है? ICMR की गाइडलाइंस इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रक्रिया पर बहुत जोर देती हैं कि सहमति पूरी जानकारी के साथ और बिना किसी दबाव के ली जाए। और कमजोर आबादी जैसे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, मानसिक रूप से अक्षम लोग, इनके लिए खास सुरक्षा उपायों की बात कही गई है। बच्चों के लिए क्या है? बच्चों के मामले में उनकी उम्र और समझ के हिसाब से उनकी सहमति, जिसे एसेंट कहते हैं, वो भी लेनी चाहिए, माता पिता की सहमति के अलावा। अच्छा, बच्चे की भी सहमति? हाँ, और किसी भी इंसानी रिसर्च को शुरू करने से पहले एक रजिस्टर्ड एथिक्स कमेटी से मंजूरी लेना अनिवार्य है। ये कमेटी देखती है कि रिसर्च नैतिक रूप से सही है या नहीं। अगर रिसर्च के दौरान किसी प्रतिभागी को चोट लग जाए तो, या जेनेटिक टेस्टिंग हो रही हो? गाइडलाइंस के अनुसार अगर रिसर्च की वजह से कोई चोट लगती है तो प्रायोजक को उसका मुआवजा देना होगा। मुआवजा देना होगा? हाँ,
जेनेटिक टेस्टिंग से जुड़े शोध में टेस्टिंग से पहले और बाद में काउंसलिंग जरूरी है। प्रतिभागी की जानकारी को गोपनीय रखना, मतलब डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, भी एक अहम जिम्मेदारी है। अगर रिसर्च का असर पूरे समुदाय पर पड़ सकता है तो सामुदायिक सलाह यानी कम्युनिटी कंसल्टेशन भी लेनी चाहिए। और अगर रिसर्चर या संस्था का कोई हितों का टकराव, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसे एथिक्स कमेटी को बताना और मैनेज करना जरूरी है। ये सब चीजें ध्यान रखनी होती हैं। अब आते हैं ड्रग डेवलपमेंट के चरणों पर। ये फेज 1, 2, 3, 4 क्या होते हैं? नई दवा बनाना एक लंबी और कह सकते हैं महंगी प्रक्रिया है। फेज 1 में दवा पहली बार इंसानों को दी जाती है, अक्सर कम संख्या में स्वस्थ वॉलंटियर्स को। स्वस्थ लोगों को? हाँ, ज्यादातर। इसका मुख्य मकसद सेफ्टी, सहनशीलता और फार्माकोकाइनेटिक्स यानी पीके देखना होता है कि शरीर दवा के साथ क्या करता है। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। शरीर दवा के साथ क्या करता है, पीके? बिल्कुल। फेज 2 में दवा मरीजों के थोड़े बड़े ग्रुप को दी जाती है, ये देखने के लिए कि क्या ये काम करती है, मतलब शुरुआती प्रभावशीलता और सही डोज क्या हो सकती है। डोज पता करना। हाँ, फेज 3 बड़े पैमाने पर होते हैं, हजारों मरीजों पर, ताकि दवा की प्रभावशीलता यानी एफिकेसी और सेफ्टी को पक्का किया जा सके, अक्सर मौजूदा इलाज या प्लेसेबो से तुलना करके। प्लेसिबो, वो नकली दवा? हाँ, कह सकते हैं, एक इनएक्टिव सब्सटेंस। अगर फेज 3 सफल रहता है तब दवा को मार्केट में लाने की मंजूरी मिलती है, और फेज 4 दवा के मार्केट में आने के बाद होते हैं, पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज। मार्केट में आने के बाद भी? हाँ, लंबे समय की सेफ्टी या असल दुनिया में दवा के असर को देखने के लिए। इन ट्रायल्स को भरोसेमंद बनाने के लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे रैंडमाइजेशन और ब्लाइंडिंग? ये बहुत जरूरी है। रैंडमाइजेशन का मतलब है मरीजों को अलग अलग ट्रीटमेंट ग्रुप में बिना किसी क्रम या पसंद के रैंडम तरीके से डालना। इससे यह सुनिश्चित होता है कि ग्रुप्स शुरू में एक जैसे हो और नतीजों में बायस ना आए, ताकि तुलना सही हो। बिल्कुल। ब्लाइंडिंग का मतलब है कि या तो मरीज को या डॉक्टर को या दोनों को, जिसे डबल ब्लाइंड कहते हैं, पता नहीं होता कि कौन सी दवा दी जा रही है। पता ना चले कि क्या मिल रहा है। हाँ, इससे उम्मीदों या व्यवहार का नतीजों पर असर कम होता है। प्राइमरी एंड पॉइंट वो मुख्य नतीजा है जिसे ट्रायल में नापा जा रहा है, जैसे ब्लड प्रेशर में कमी, और इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया तय करते हैं कि कौन ट्रायल में शामिल हो सकता है और कौन नहीं। भारत में क्लिनिकल ट्रायल्स को कौन रेगुलेट करता है? CDSCO, शेड्यूल Y, CTRI, ये सब क्या है? भारत में दवाओं और क्लिनिकल ट्रायल्स का मुख्य रेगुलेटर है CDSCO, यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सिड्रिस्को। हाँ, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट जो 1940 में बना था, और उसके तहत बने नियम खासकर शेड्यूल Y क्लिनिकल ट्रायल्स की जरूरतों और गाइडलाइंस को बताते थे। लेकिन 2019 में नए नियम आए, न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स, NDCTR। नए नियम 2019 में? हाँ, इनसे प्रक्रिया और सुव्यवस्थित हुई है। पारदर्शिता के लिए भारत में होने वाले हर क्लिनिकल ट्रायल को CTRI यानी क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया में रजिस्टर करना अनिवार्य है। CTRI रजिस्ट्री? जी। और जैसा हमने पहले बात की, एथिक्स कमेटी का पंजीकरण DGHS के साथ जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका में FDA और यूरोप में EMA मुख्य रेगुलेटरी बॉडी हैं। रेगुलेशन में दस्तावेजों का भी बहुत महत्व है। IND, NDA, GMP, ये सब क्या है? हाँ, सही दस्तावेजीकरण बहुत जरूरी है। क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने से पहले रेगुलेटर को इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग यानी IND एप्लीकेशन देनी होती है। ट्रायल शुरू करने से पहले IND? सही। सफल ट्रायल के बाद दवा को बेचने की मंजूरी के लिए न्यू ड्रग एप्लीकेशन यानी NDA फाइल की जाती है। बेचने के लिए NDA? बिल्कुल। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यानी GMP ये सुनिश्चित करती है कि दवाएं सही क्वालिटी के साथ बनाई जाएं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए अमेरिका में 21 CFR पार्ट 11 मानक है। और नैतिकता? नैतिकता के लिए डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी एक अहम अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है, और प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए क्लिनिकल ट्रायल इंश्योरेंस भी जरूरी है। और आखिर में डेटा मैनेजमेंट? इतने सारे डेटा का होता क्या है? क्लिनिकल ट्रायल से बहुत सारा डेटा इकट्ठा होता है। डेटा मैनेजमेंट इसी डेटा को प्लान करने, इकट्ठा करने, साफ करने यानी क्लीनिंग और सहेजने का काम है। डेटा को संभालना? हाँ, इसमें क्वेरी रेजोल्यूशन शामिल है, यानी डेटा में गलतियों या कमी को ठीक करना। जब डेटा पूरी तरह सही और तैयार हो जाता है तो डेटाबेस लॉक कर दिया जाता है, ताकि उसमें फिर कोई बदलाव ना हो सके। लॉक कर देते हैं।
जी, मेडिकल जानकारी जैसे साइड इफ़ेक्ट्स को स्टैंडर्ड तरीके से कोड करने के लिए मिड्रा और WHODD जैसे डिक्शनरी इस्तेमाल होते हैं। कोडिंग के लिए डिक्शनरी, हाँ। एनालिसिस के लिए अलग-अलग तरीकों की बात होती है, ITT, PP। हाँ, एनालिसिस करते वक्त ये तय करना पड़ता है कि किन मरीजों का डेटा शामिल करें। इंटेंशन टू ट्रीट यानी ITT एनालिसिस में उन सभी मरीजों को शामिल किया जाता है जिन्हें रैंडमली किसी ग्रुप में डाला गया था, चाहे उन्होंने इलाज पूरा किया हो या नहीं। सबको शामिल करना। हाँ, ये असल दुनिया की स्थिति के ज्यादा करीब माना जाता है। पर प्रोटोकॉल यानी PP एनालिसिस में सिर्फ उन्हीं मरीजों को शामिल करते हैं जिन्होंने प्रोटोकॉल के हिसाब से इलाज पूरा किया। जिन्होंने पूरा किया। जी, सेफ्टी एनालिसिस आमतौर पर उन सभी मरीजों पर किया जाता है जिन्होंने कम से कम एक डोज ली हो। डेटा क्लीनिंग और ऑडिट ट्रेल, जो डेटा में हुए हर बदलाव का रिकॉर्ड रखता है, डेटा की गुणवत्ता और भरोसे को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। हमने इस बाइट के जरिए क्लिनिकल रिसर्च के एक बड़े कैनवस को देखा। रिसर्च के बुनियादी सिद्धांतों से लेकर बायोस्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों, GCP के नियमों, ICMR की नैतिकता, ड्रग डेवलपमेंट की प्रक्रिया और डेटा मैनेजमेंट की बारीकियों तक। ये सब समझना इस परीक्षा के लिए वाकई अहम है। बिल्कुल, ये सारे हिस्से मिलकर ही एक अच्छी और भरोसेमंद क्लिनिकल रिसर्च को संभव बनाते हैं। इनकी गहरी समझ न सिर्फ परीक्षा पास करने में मदद करेगी, बल्कि आगे चलकर नैतिक और उच्च गुणवत्ता वाला शोध करने की नींव भी रखेगी। ये सिर्फ अलग-अलग विषय नहीं है, बल्कि एक पूरी सोच है। हाँ, एक पूरा नजरिया है। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल इतने जटिल और महंगे होते जा रहे हैं, साथ ही नैतिक जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। ऐसे में भविष्य की टेक्नोलॉजी, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, ट्रायल डिजाइन करने, मरीजों पर नजर रखने, डेटा का विश्लेषण करने और यहाँ तक कि नैतिक निगरानी में कैसे बदलाव ला सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या AI चीजों को आसान और बेहतर बनाएगा, या ये नए तरह के पूर्वाग्रह और नैतिक सवाल खड़े करेगा? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।